नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट का थर्ड लेक्चर हम लोग देख रहे हैं। तो थर्ड लेक्चर में पहले हमें पढ़ना क्या क्या उसको एक बार हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो दो लेक्चर्स हो चुके थे, आज किसकी बारी है? तीसरे लेक्चर की। इस तीसरे लेक्चर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, ठीक है। आज तीसरे दिन में चैप्टर नंबर 1 का नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। इसमें हम लोगों को कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने थे, जिस टॉपिक को हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में देखा था, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जैक्टली में क्या है कि इसके अंदर बहुत से ऑब्जेक्टिव हम लोगों को देखना था। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की आपका बेसिक फंडामेंटल जो चीजें थी उसको मैंने क्लियर कर दिया था। इसके बाद इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, किससे? डीपीपी की मदद से। आपको डिस्क्रिप्शन में डीपीपी दिया हुआ है, अगर आप एप्लीकेशंस पर है तो आपको उसके नीचे ही आपको डीपीपी मिल जाएगा। और अगर आप यूट्यूब पे है तो आपको एप्लीकेशन पे जाना हो, क्योंकि डीपीपी वगैरह यहाँ अपलोड करने की चांसेस या सुविधा नहीं है। तो उसको हम लोग वहां पे कन्वर्ट करके देख लेंगे। दूसरी बात है, इस डीपीपी का सॉल्यूशन, जितने भी डीपीपी है सबका सॉल्यूशन एप्लीकेशंस के लिंक में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। लेक्चर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। एप्लीकेशन में जाइएगा तो डीपीपी का सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज प्लस ये लेक्चर सारा कुछ सिस्टमेटिक मिलेगा। बट आपको सिर्फ अगर लेक्चर देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। बट अगर आपको पूरी कंप्लीट पैकेज चाहिए तो एक बहुत ही बेसिक सा अमाउंट है 499, उतना खर्च करके आप आराम से उन चीजों को देख सकते हो वहां पर। और बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आपके लिए होगा, बहुत लास्ट तक आपको सपोर्ट मिलेगा, क्वेश्चन बैंक से लेकर हर चीजों तक। खैर, अब क्या है प्यारे बच्चों, लेक्चर 2 जिसमें हम लोगों ने देखा था जिस टॉपिक को, उसका नाम था कुलम्स लॉ, ठीक है। कुलम्स लॉ देखा और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आज हम लोगों का लेक्चर 3 है, जिस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। इससे भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में रहते हैं, प्लस इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और लेक्चर 5 में हम लोग 4 में डिस्कस कर लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और गॉस के नियम को। और उसके बाद लेक्चर 6 में हम लोग एप्लीकेशंस को करके और कहानी खत्म करेंगे। 6-7 लेक्चर में हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर डीपीपी का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है। तो अब सवाल है, सबसे पहला हमारे पास है मैं टॉपिक है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब कहिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। देखिए बुआ, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप दर्शाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जब आप चर्चा करते हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा आप करते हो एक वैल्यू के फॉर्म में, कॉन्सेप्ट के फॉर्म में। बट हम इसमें क्या करेंगे, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे ग्राफिकल विधि से। कौन से विधि से? ग्राफिकल विधि से। तो अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन है। ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से लाइन तीर निकल रहा है, आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ, प्रोटॉन से तीर निकल रहा है, आपको तीर लग गया। ऐसा रियल में नहीं होता, बस ये एक काल्पनिक बात है कि प्लस से निकलता है माइनस में जाता है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब एक काल्पनिक रेखा है। इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है ना। जिसकी वजह से, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, पता लगा पाते हैं किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का। किसका पता लगा पाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइन है जिसकी मदद से हमको आइडिया मिलता है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का। देखो, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड सब कुछ को दिखाता है सभी को, लेकिन पोलरिटी वगैरह सबको दिखाता है। बट अभी बेसिकली अगर इसका निर्माण का दृष्टिकोण देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो हमको आइडिया देता है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का। तो लिखिएगा, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच गिव्स which gives idea about imaginary line, sorry, which gives idea about direction of electric field, which gives idea about direction of electric field, it's called, it's called क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है।
चलिए इसे कुछ पॉइंट देखिए। सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहला लाइन क्या है, कोई अगर इलेक्ट्रिक कर्व है और इस कर्व के किसी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप उस पर एक टेंजेंट खींच दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको डायरेक्शन दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं द टेंजेंट लाइन, पॉइंट पहला में, द टेंजेंट लाइन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व gives the direction of, gives the direction of electric field, electric field at that point, उस पॉइंट पे, at that point। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्व पे अगर किसी बिंदु पर आप एक लाइन खींचेंगे तो वह लाइन हमको क्या दिखाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा। किसका डायरेक्शन दिखाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, पॉइंट दूसरा देखो, पॉजिटिव के द्वारा, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये सब पूछता है, पूछा हुआ 2017 में 2 नंबर में। और अगला निगेटिव पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, इसके द्वारा अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर तीसरा, इसके द्वारा देखिएगा क्या चीज, आप इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, प्लस से लाइन निकलेगा, ठीक है, और माइनस में लाइन आता है, रेडियली इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो आप बताइए, ये रेडियस के लॉन्ग आउटवर्ड बाहर की ओर निकल रहा है, तो पॉजिटिव के द्वारा क्या बोलेंगे, रेडियली आउटवर्ड, ये बाहर की ओर निकल रहा है। और रेडियली मतलब 90 डिग्री के बनाते हुए निकल रहा है सरफेस पर। ठीक है ना, रेडियली आउटवर्ड। और ये क्या होगा, ये होगा रेडियली इनवर्ड। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, तीसरा, अच्छा, तीसरा ये है कि अगर टू, यहाँ पर टू पॉजिटिव चार्ज आ जाए, टू पॉजिटिव चार्ज, यही 2017 में पूछा हुआ था, 2 पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये निकलना चाह रहा है सीधा, लेकिन ये इसको धक्का दे देगा, इधर हो जाएगा, इसको भी धक्का दे देगा, इधर हो जाएगा, इसको भी धक्का दे देगा, इधर हो जाएगा, इसको भी धक्का दे देगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करा, रिपल्सन वाला केस हुआ कि अगर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इधर नहीं जाने देगा, इसको धक्का देके इधर कर देगा। अगर सिमिलरली, अगर सपोज कीजिए कि चौथा में 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव, या इसको डाइपोल भी कह सकते हो, डाइपोल का मतलब 2 पोल, तो प्यारे बच्चों इसमें एक प्लस है और एक क्या हुआ, माइनस। ऐसे हालात में प्लस से लाइन निकलेगा, लेकिन ये माइनस अपनी ओर खींच लेगा, ये भी अपनी ओर खींच लेगा, खींच लेगा। खींच लेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, अट्रैक्शन का केस हुआ। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास रिपल्सन हुआ और ये हमारे पास क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। ठीक है ना, तो ये हमारे पास सारी चीजें हैं जिससे हम लोग तीसरा और चौथे पॉइंट को क्लियर कर लिए। अब पांचवा पॉइंट, ठीक है, ठीक है, देखिए जैसे क्या होता है, कोई एक चार्ज है, ठीक है, तो इस चार्ज से जो कोई लाइन निकलता है तो वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर होने के पीछे कारण है, अगर ये थोड़ा सा भी टेढ़ा होना चाहेगा तो ये वाला लाइन उसको धक्का देकर उधर खींच देगा, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। तो कहने का मतलब अगर ये इन्हें जाना चाहेगा तो ये धक्का देगा, और इन्हें जाना चाहेगा तो ये धक्का देगा, तो इसके पास एक ही रास्ता सीधा जाने का। इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, perpendicular to the surface of conductor, surface of conductor। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है ये, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद छठा, ठीक है। छठा बात क्या है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती है? तो समझिए, मान के चलिए इंटरसेक्ट कर दिया, तो आपको पता है ना, किसी भी लाइन का टेंजेंट उसकी दिशा बताता है। तो इस लाइन का टेंजेंट ऐसे होगा और इस लाइन का टेंजेंट ऐसे होगा, तो एक ही बिंदु के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, एक इधर और एक इधर। तो क्या एक ही बिंदु को दो डायरेक्शन हो सकता है? कोई आदमी एक ही तरफ नहीं जाएगा, दो तरफ नहीं जा सकता है। तो कहने का मतलब कि एक कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। यही बात लिखेंगे, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट टू each अदर, टू each अदर। वाई अगर सवाल है क्यों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन 2014 में पूछा हुआ है, डायरेक्ट अंदर पॉइंट के अंदर का पूछ लिया है। तो बोलेंगे बिकॉज, बिकॉज इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैज, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैज, हैज टू डायरेक्शन, टू डायरेक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको पढ़ा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इतनी बातें हैं जो आपको एक बार पढ़ लेनी और इतना ही आपका काम करना है। तो कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा कि यह एक इमेजिनरी लाइन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में हमको आइडिया देता है। पॉजिटिव के द्वारा बाहर, निगेटिव के द्वारा अंदर। दो पॉजिटिव के द्वारा ये पिक्चर है जो 2017 में पूछा हुआ था, और डाइपोल के द्वारा ये पिक्चर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है और दूसरे को नहीं काटता। तो यही कुछ पॉइंट्स है। तो आप बताइए इसको याद करने में कितना मिनट लगेगा? तो कहिएगा सर 10 से 15 मिनट। तो आप इसको याद कर लीजिए, फिर अगली मुलाकात होगी, सॉरी अगली मुलाकात बोल रहे, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों रेडी हो जाइए अगले टॉपिक के लिए। चलिए प्यारे बच्चों, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, प्लीज इसको देख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन ना आए तो आप कहिएगा इस टॉपिक से क्वेश्चन एकदम आना ही आना है। नहीं आएगा तो मैं यहाँ पढ़ाना छोड़ दूंगा। एकदम बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, ठीक है ना। तो चलिए वो टॉपिक क्या है आखिर, तो समझाता हूँ, ठीक है। टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब सुनिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक पैकेज है। इस पैकेज में क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालेंगे, कहां पर? एट एक्सियल पर निकालेंगे, ठीक है। और फिर इसके द्वारा हम क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं डाइपोल को तो हम लोग निकालेंगे नेट फोर्स, टॉर्क और वर्क डन। ये तीन चीज हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इस तीन चीज पे चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल पर क्या वैल्यू होता है, और नेट फोर्स, टॉर्क और वर्क डन। ये तीन चीजें हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जरा देर ना करते हुए हम ये समझाते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों अभी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, जिसको डिनोट किससे करते हैं? पी से। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या, इसके नाम से आपको पता होगा। देखिए क्या होता है कि जब कई मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं H2O का, ठीक है। तो सपोज कीजिए बउआ कि H2O आपस में ये बना रहा है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बनाता है H और यहाँ पे O होता है, ठीक है। तो मान के चलिए एक पे माइनस है और एक पे प्लस है, वो भी छोटा सा स्लाइटली, ठीक। तो ये माइनस और ये प्लस आपस में क्या करता है? एक दूसरे को पकड़ के रखता है, इसी की वजह से ये पकड़ के रखता है। तो क्या होता है
कहता है कि देखो जितना इस पे चार्ज होगा उतना इस पे ही चार्ज होगा, क्योंकि जितना ये देगा उतना ये लेगा। तो कहने का मतलब इक्वल चार्ज होगा, मतलब अगर ये क्यू होगा तो ये भी क्यू होगा, लेकिन एक प्लस होगा तो एक क्या होगा, माइनस। एक प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस। तो कहने का मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस कर तो कोई दिक्कत नहीं करता, माइनस प्लस। अब मान के चलिए दो इक्वल मैग्नीट्यूड में है और इसका अति क्या है, नेचर क्या है, अपोजिट है, और इसके बीच की दूरी। अब एक बात बताओ, डाइपोल पाया जाता है मॉलिक्यूल्स में, और मॉलिक्यूल्स और एटम बहुत छोटी चीजें होती है, तो उसके बीच की दूरी क्या होगी, वेरी स्मॉल, और इस दूरी को 2a मानते हैं। अब 2a ही क्यों मानते हैं, ये सब कहानी मेन कोर्स में चलता है तो अच्छा लगता है। अभी बस इतना समझो कि बीच की दूरी मैंने क्या माना, 2a माना, ठीक है, और इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, तो क्या बोलेंगे कि इसकी डेफिनेशन बन के तैयार हो गई। कैसे तैयार हो गई कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर से बोलिए, क्या बोलेंगे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए लिखिए, तो लिखवा देता हूं। इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस if two equal and opposite charges separated at very small distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चलिए अब इस पिक्चर को बना लीजिए। अब सवाल आता है इस पिक्चर के बाद कि, चलिए इस पिक्चर के बाद एक सवाल आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो पता है इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक टर्म आएगा जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलेंगे बउआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग क्यों पढ़ते हैं, वैल्यू निकालने के लिए। किसका वैल्यू निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, तो बोलिएगा कि अगर हमको इसको वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये क्या होता है जरा समझिए, क्यू होता है माइनस, क्यू होता है प्लस। ठीक है ना, तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है, सेपरेटेड है एक दूसरे से कितना दूरी पर, 2a दूरी पर। ठीक है, तो कहता है इसको डिनोट p से करते हैं। तो कहता है जब दोनों के चार्जेस इक्वल ही है तो कोई एक चार्ज भी लेंगे तो हमको स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। तो अब सवाल है कि कोई एक चार्ज ले लीजिए, लेकिन चार्ज का नेचर प्लस और माइनस दोनों है, तो कहिएगा मॉड लगा दीजिए, इससे सिर्फ हमको इसका नेचर पता चलेगा, है ना। अब सवाल है बीच की दूरी कितनी है, 2a। तो कहा जाता है, कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, तो बोलिएगा कि यह प्रोडक्ट है। यह प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, किसका प्रोडक्ट है, किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड का और उसके बीच के दूरी का। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो क्या बोलेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, पहले आप लोग सुन लीजिए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी के प्रोडक्ट के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। याद हो जाएगा आप लोगों से, लिखिए तो लिखवाते हैं, लिखिए। It is the product of, it is the product of either magnitude of charge, it is the product of either magnitude of charge and distance between them, and distance between them is called electric dipole moment। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय पी। चलिए अब इस डेफिनेशन को पढ़ लीजिए तो आप लोग 2-3 बार, क्योंकि यही पूछता है। देखो एक डेफिनेशन जो था वो रटवा दिए थे कंजर्वेशन वाला चार्ज वाला में, दूसरा में था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डेफिनेशन रटवा दिए थे। अब एक डेफिनेशन ये आया तो इसको भी रट लेना है कि लिखिए, कैसे बोलिएगा मेरे साथ साथ 2-3 बार बोलिए। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मेरे साथ साथ बोलिए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, it is the product of either magnitude of charge and distance between them, it is the product of either magnitude of charge and distance between them। एक बार आप लोग बोलिए तो, गड़बड़ा गए, एक बार फिर से बोलिए, वेल डन। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको याद हो गया तो एक बार मेरे साथ गुनगुना लीजिए। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ
आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। यही हमारा क्या कहलाएगा बउआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। पॉइंट पहला, यह स्केलर है कि वेक्टर, तो आप बोलिए कि सर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बोलेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर है तो इसकी दिशा भी होगी, एग्जैक्टली इसकी दिशा है, तो इसकी जो दिशा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव है, डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसकी डाइपोल की दिशा ऐसे होगी, निगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, आप बताइए कूलम, चार्ज, चार्ज का कूलम होता है, और 2a मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीटर होता है, तो क्या होगा कूलम इनटू मीटर, जिसको एक शब्द में कहते हैं डिवाई। तो कोई आपसे पूछेगा कि भैया एक बात बताइए कि एसआई मात्रक क्या होता है चार्ज का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, तो क्या बोलिएगा डिवाई, ठीक है, ये बहुत फेमस है। और आप टेंशन मत लो ना भाई, जब आपका मैं सारा, पहले आप पढ़ लो, जानकारी इकट्ठा कर लो, बस 5 क्लास की बात है, 5 लेक्चर से जानकारी इकट्ठा कर लो, 2 लेक्चर में मैं सिर्फ वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वीवीआई 2 नंबरी, वीवीआई 5 नंबरी ना सिर्फ बताऊंगा बल्कि उसको बनवाऊंगा भी, तो पहले एक बार नॉलेज आ जाएगा तो रट भी लेंगे, तो बस पहले एक बार नॉलेज हासिल कर लो, फिर मैं रटवा लूंगा आपसे, ठीक है ना। खैर ये हो गया 5वां। अब आता है बुआ इसका डायमेंशन, डायमेंशन, तो चार्ज का होता है 80 और इसका एल, तो 80L हो गया, सिंपल। तो चलिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की मैंने आपको जानकारी दे दी है, ये आपका हो गया है। अब सवाल है एक 5 नंबरी का, अभी तक तो 2 नंबरी पढ़ रहे थे, अब आएगा 5 नंबरी, जी हाँ, अब होगा मौत का तांडव, ठीक है। अब सवाल आता है, जब इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन से एकदम वीवीआई क्वेश्चन चल रहा है, ये 5 नंबरी क्वेश्चन की तरह यूज करता है, 2 नंबरी ही पूछता है, ऑब्जेक्टिव तो खैर पूछता ही पूछता है, बट 5 नंबरी में भी इसका यूज कर सकता है। कैसे कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है, उस पे टॉर्क कितना लग रहा है, ये सारी चीजें हम लोगों को जानना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम ये जाने, कुछ चीजों का जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब वो क्या है जरूरी, तो जरा देखिए। सबसे पहले आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहिएगा F/Q, तो F बराबर क्या फॉर्मूला होता है, Q/E। ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए इस टॉपिक के लिए, तो ये हम लोगों ने कल की क्लास में देखे था ना, E बराबर क्या होता है F/Q, तो F बराबर क्या होगा Q/E, ठीक। अब देखिए, आपको पता है कि E का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4πε0 Q/r², याद आया, ठीक है। अच्छा एक चीज और आता है, टॉर्क का फॉर्मूला, आप लोगों ने पढ़ा होगा टॉर्क के फॉर्मूला, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 11th क्लास में पढ़ना था आप लोगों को, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, अभी बता देते हैं। फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है किसका बउआ, टॉर्क का। अच्छा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है 9th में भी पढ़ना था, 11th में भी पढ़ना था, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए प्यारे बच्चों, इतना आपको याद हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर F/Q, तो F बराबर क्या होगा Q/E, E का वैल्यू ये आपको पॉइंट चार्ज के द्वारा है, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वर्क का फॉर्मूला फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम लोग जिस मुद्दे पे था, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी यूनिफॉर्म, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या लेते हैं यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म भी ले सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे क्रैश कोर्स कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को जो मेन पूछ रहा है उसी पे बात करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो यूनिफॉर्म है, इसके द्वारा हमको निकालना है फोर्स, टॉर्क और वर्क डन। तो चलिए हम लोग काम करते हैं। सबसे पहली बात बच्चे लोग एक काम करते हैं,
एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, तो ये लीजिए हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब सबकी दूरी एक समान है और सबका डायरेक्शन भी एक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। ठीक है, तो ये ई हुआ। हमने क्या किया, इसमें एक डाइपोल को रख दिया, तो एक माइनस और एक प्लस। और डाइपोल की दिशा तो पता है कि माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है, माइनस से प्लस की ओर। तो जो डाइपोल है आपका पी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बीच में जो एंगल बना है वो एंगल कितना है, तो थीटा बना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डाइपोल मैंने रखा है उसके बीच में एंगल कितना बना है, थीटा बना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक सवाल आता है कि इसके बीच की दूरी कितनी है, तो इसके बीच की जो दूरी है वो है, इसके बीच की जो दूरी है वो है 2a। कितनी है इसके बीच की दूरी, तो 2a इसके बीच की दूरी है। ठीक है, तो अब सवाल आता है प्यारे बच्चों, ठीक है, हाँ अब देखिएगा, अब सवाल आता है कि ठीक है सर, आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है कि प्लस से लाइन निकलता है और माइनस में लाइन जाता है। अभी तो बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने आपको क्या बताया कि प्लस से लाइन निकलता है और माइनस में लाइन जाता है। तो अब मान के चलो प्यारे बच्चों, ठीक है, कि ये जो है माइनस वो इधर गया, इस प्लस वाले ने माइनस को अपनी ओर खींचा, कितना फोर्स लगाकर खींचा, एफ फोर्स, F1 मान लीजिए। और इस माइनस वाले ने इस प्लस को अपनी ओर खींचा, कितना फोर्स लगाकर खींचा, F2। बेसिक सी बात है, प्लस वाला माइनस से खींचेगा, माइनस वाला प्लस को खींचेगा, तो कितना बल लग रहा है, तो पहले अलग अलग निकालते हैं फिर एक साथ निकाल देंगे। ठीक, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई, कल पढ़ाया था और अभी मैंने रिवीजन करवा दिया कि F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई। तो ऐसे हालात में प्यारे बच्चों बताइए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के द्वारा फोर्स। तो F1 बराबर आप लिखिएगा Q और इंटू ई। ठीक है, अब सवाल एक बार सुनिए, कहिएगा सर माइनस क्यों लिखिए ना, नहीं, चार्ज हमेशा मॉड में होता है। ठीक, हाँ माइनस लगेगा लेकिन ई में लगेगा, कहिएगा ई में क्यों लगेगा माइनस, कारण समझिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और ये जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 180, अपोजिट एक दूसरे को उल्टा है, उल्टा है इसीलिए क्या लगा माइनस। चार्ज के कारण माइनस नहीं लगा है, ये माइनस तो मॉड में चला जाएगा। इस चैप्टर में चार्ज के कारण माइनस नहीं होता, सारा माइनस डायरेक्शन के कारण होता है। ठीक है, तो आप बताइए F1 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे Q इंटू ई, लेकिन ई वाला जो माइनस है वो आगे आ जाएगा और चार्ज वाला माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि चार्ज मॉड में लिखाता है। ठीक है, और अब बताइए फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, बताइए, तो फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो यहां पर कितना होगा, तो आप बोलिएगा देखो चार्ज इसका भी क्यू है लेकिन प्लस है और डायरेक्शन जिधर फोर्स का उधर ई का है, तो F2 बराबर लिख सकते हैं चार्ज और गुने ई प्लस में, क्योंकि दोनों एक ही तरफ है। ठीक, अब ये तो हुआ पहले के द्वारा, ये हुआ दूसरे के द्वारा, टोटल फोर्स कितना हुआ, टोटल फोर्स ऑन डाइपोल, डाइपोल में दो गो चार्ज था, अलग अलग तो निकाल लिए पर पूरे डाइपोल का कितना है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, F1 प्लस F2, मतलब क्यू ई एक बार माइनस में जोड़ेंगे और एक बार प्लस में जोड़ेंगे, तो टोटल कितना आएगा, 0। तो कोई पूछेगा F कितना आया, तो क्या बोलिएगा 0। ठीक है, F नेट। तो कोई अगर आपसे पूछता ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आपका रेडी हो गया ऑब्जेक्टिव, तो कोई पूछेगा कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होता है, तो बोलिएगा 0, सिंपल। तो क्या इतना बात आप कर सकते हो प्यारे बच्चों, बोलिए, अगर आप कर सकते हो तो मुझे बताओ कि हाँ सर मैं ये कर सकता हूँ। आई थिंक मैंने अपनी पूरी शक्ति ला के आपको समझा दिया है, अब इस पे करना ना करना वो तो आपके ऊपर है। चलिए मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, चलिए दिखेगा आप लोगों को, एग्जैक्टली दिख जाना चाहिए। अब सवाल है टॉर्क का कि सर टॉर्क निकालिए, क्योंकि ये तो हो गया, पहला नंबर खत्म हो गया। अब दूसरा है टॉर्क, क्योंकि देखो जैसे ही ये खींचेगा तो ये खिंचाएगा सीधा, ये खिंचाएगा तो थोड़ा घूम जाएगा, ऐसे नहीं घूमेगा, देखो ना ये ऐसे खींचेगा, कोई किसी का सर पकड़े किसी का पांव पकड़े जैसे खींचे तो आगे पीछे तो नहीं जाएगा लेकिन वहीं पे घूम जाएगा, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, और घूमेगा तो जो चीज आएगा उसको बोलते हैं टॉर्क।
और टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लो, और गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो आप बोलो किसी एक का फोर्स मैग्नीट्यूड लेना है, क्यू ई, क्यू ई कहिएगा सर इसमें माइनस है इसमें प्लस है, हमको मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस नहीं होता, तो सीधे क्या लिखेंगे क्यू ई, अच्छा गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक बात बताइए, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो मान के चलिए इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे और इसको सी बोलेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन हुआ, बीसी। दिया हुआ है हमको हाइपोटेनस यानी कर्ण, और हमको निकालना है बीसी। तो कर्ण में, हाइपोटेनस में और परपेंडिकुलर में संबंध बताने वाला होता है साइन थीटा। तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो बीसी बट्टा ए बी। तो बताइए साइन थीटा बराबर बीसी और ए बी का मान है 2a, देखो है ना, ए बी का मान यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है 2a। तो आप बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीसी हुआ, तो बीसी बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा 2a साइन थीटा। मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना आया 2a साइन थीटा। ये हम लोग आराम से 10वां वाला समीकरण से निकाल सकते हैं, साइन थीटा बराबर बीसी बट्टा ए बी। तो बताओ भाई प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना होगा 2a साइन थीटा। तो आप बताइए यहाँ पे लिख सकते हैं, बस कहानी खत्म हो गया, क्यू गुने 2a, बस इतने का तो 5 नंबर है भाई, इतने का 5 नंबर है, खाली ध्यान से देखो। अब बहुत भी ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछते रहता है, थोड़ा दिमाग को शांत रखकर आराम से देखो, तुमसे बाहर कुछ भी नहीं, याद करो 10वां में तुम क्या थे और अब क्या हो रहे हो, आराम से, कोई डराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ईजी है, ठीक है, बस घबराइए नहीं, बस जो है पहला चैप्टर उसका धर 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 निकलेगा। अच्छा गुने ई, और कौन सा थीटा साइन थीटा। तो आप बताइए प्यारे बच्चों क्यू गुने 2a को पी बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारे पास P हो गया और ये E हो गया और ये क्या हो गया साइन थीटा। तो आप बताइए टॉर्क बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा PE साइन थीटा। बस हो गया, इतना सिंपल ही तो है। नेट फोर्स 0, टॉर्क का फॉर्मूला कोई एक फोर्स और गुने बीच का डिस्टेंस, कोई एक फोर्स का मान QE, बीच का डिस्टेंस 2a, Q को 2a से मल्टीप्लाई किए P और E और साइन थीटा, बस सिंपल। अगर इसका वेक्टर फॉर्म पूछेगा, कौन सा फॉर्म वेक्टर, तो क्या कीजिएगा P और क्रॉस ई, क्योंकि साइन हटता है तो क्रॉस लगता है, बस इसका ये एक रूप हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। और अगर इसका मैक्सिमम मान पूछेगा तो पता है ना मैक्सिमम थीटा बराबर 90 डिग्री पे होता है, तो टॉर्क का मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा पीई, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो साइन 90 मैक्सिमम, साइन थीटा का सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो टॉर्क का सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा 90 डिग्री पर, यानी साइन 90 का मान 1, तो खाली क्या बच जाएगा पी। और अगर मिनिमम पूछेगा तो थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0 का मान 0 हो जाता है, कहानी खत्म। तो बस इतना बात आपको फोर्स और टॉर्क के लिए याद रखना है। क्या इतना बात याद रख सकते हैं आप लोग, बोलिए, तो बोलिएगा हाँ रख सकते हैं, बोलिए बोलिए हाँ रख सकते हैं। चलिए तो टॉर्क के लिए हो गया, अब आता है वर्क, ठीक है। अब चलिए एक चीज आपको वर्क पर है, इससे पहले एक चीज समझ लीजिए, अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चलता है तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब कोई चीज गोल गोल नसता है तो वहां पे वर्क का फॉर्मूला फोर्स नहीं, क्योंकि सीधा चलने के लिए फोर्स जिम्मेवार है और गोल गोल घूमने के लिए कौन जिम्मेवार है, टॉर्क जिम्मेवार है। किसी भी चीज को सीधा चलाने के लिए फोर्स जिम्मेवार है और गोल गोल घुमाने के लिए टॉर्क जिम्मेवार है। जब कोई चीज सीधा चलता है तो दूरी तय करता है, जब गोल 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 घूमता है तो वो एंगल तय करता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एंगल। तो आप बताइए अगर मैं पूछूंगा वर्क का फॉर्मूला क्या है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए फोर्स बटे डिस्प्लेसमेंट, और अगर गोल गोल घूमेगा तो टॉर्क बटे टॉर्क गुने एंगल, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे तो बस तू गोल गोल नच रहा है, तो हमको निकालना है वर्क। रंग बदल लेता हूं अपना, वर्क। तो एक बात बताइए वर्क बराबर, तो वर्क के लिए फॉर्म पिक्चर क्या बनाएंगे, ये वाला पिक्चर है माइनस क्यू और प्लस क्यू, और ये थीटा घूम रहा है, ठीक है। तो अब सवाल है वर्क का क्या बनाएंगे, तो बोलेंगे टॉर्क गुने, थोड़ा सा घुमाएंगे क्योंकि एक बार में ज्यादा का मान निकालना संभव नहीं है, इसीलिए इसको थोड़ा सा घुमा के चेक करेंगे डी थीटा, ठीक है।
तो थोड़ा सा घुमाएंगे डी थीटा। तो आप बताइए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो पीई साइन थीटा अगुने डी थीटा। तो छोटा छोटा एंगल है तो छोटे वर्क डन होगा, और छोटा वैल्यू को बड़ा करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन। छोटा अगर एंगल तुम नचा के चेक करोगे तो तनके ना वर्क होगा। तो आप बताइए डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या आएगा, डब्ल्यू जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन में से बाहर निकाल दीजिए। इंटीग्रेशन आता है ना आप लोगों को थोड़ा मोड़ा, तो हाँ बस हो जाएगा। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू। पीई कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में से कैलकुलस में से बाहर निकल जाएगा। खाली क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। कहां से कहां घुमाए हो, तो थीटा 1 से चालू किए घुमाना, थीटा 2 तक घुमाएंगे। ठीक, तो आप बताइए साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है प्यारे बच्चों माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां, थीटा 1 से थीटा 2। माइनस बाहर आ जाएगा तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, माइनस पी कॉस थीटा, थीटा 1 थीटा 2। अब बताइए डब्ल्यू बराबर क्या होगा, माइनस पी, और एक बार फाइनल वैल्यू पता है ना, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, तो आप बताइए, तो यहाँ पे डब्ल्यू बराबर क्या लिखूंगा हम लोग, तो डब्ल्यू बराबर लिखेंगे माइनस अंदर चल जाएगा तो क्या होगा, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, अब अगर मान के चलिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस एंगल को हटा देता, एंगल का शुरुआत में कि कहाँ से करता हुआ 90 डिग्री से अगर कर देता तो ये खत्म हो जाता। तो हमारे पास डब्ल्यू का एक एग्जांपल आपको ऐसा मिलेगा, माइनस पीई कॉस थीटा। ये भी एक केस आपके सामने आ जाएगा जो बहुत फेमस है, ज्यादा यही इस्तेमाल होता है, माइनस पी कॉस थीटा। तो बताइए डब्ल्यू बराबर क्या फॉर्मूला होगा, माइनस पी वेक्टर, कॉस हटेगा तो डॉट लग जाएगा, साइन हटने पे क्रॉस लगता है तो कॉस हटने पर क्या लगेगा, डॉट। तो एक ये रूप आप लोगों को मिल जाएगा। तो बस हो गया, इतना ही आपको प्रूफ करना था, बहुत ज्यादा है 5 नंबर। ठीक है, बट मैं सीरीज में 5 नंबर के लिए नहीं किया हूँ, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है भाई, बहुत सारा। जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो आप देखना क्या ऑब्जेक्टिव है कि यदि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स क्या मिलेगा, 0, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव टॉर्क कितना मिलेगा, पी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में पूछेगा तो ऐसा, ये 2 ऑब्जेक्टिव आपके सामने आ गया। तीसरा वर्क डन कितना मिलेगा, तो पी कॉस थीटा। और अगर ये फॉर्मूला, तो ये 4 तो ऑब्जेक्टिव हो गया आपके सामने, 5 ऑब्जेक्टिव इसमें। 2 नंबरी भी आ जाता है, टॉर्क निकाल के दिखाइए, 5 नंबरी भी आ चुका है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बनाइए, आप लोग अच्छे से इसको नोट कीजिए, लिखा लिखाया है। आज आपको ज्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना है, बस इतना तक ही आपको मेहनत करके देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लिखिएगा, मैं इसका लेट बी कंसीडर लिखवा देता हूँ, लिखो तो। let be consider an electric dipole place in uniform external field 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 we have to find ए नंबर में, मतलब ए लिख के लिखिएगा, फोर्स नेट फोर्स, बी में टॉर्क, सी में वर्क डन। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों, आपने अभी देखा कि कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम लोगों ने डेफिनेशन देखा। डेफिनेशन देखने के बाद हम लोगों ने क्या देखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा वर्क डन, टॉर्क, और एक आखिरी है इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा 5 नंबरी क्वेश्चन है। इसको देख लीजिए, 5 नंबर में आने की संभावना रहती है इस क्वेश्चन का। जरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एक्सियल लाइन किसे कहते हैं, पहले तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए, क्योंकि अगर हम 5 नंबरी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको लिखने का तरीका सही होना चाहिए। कितना आता है उससे ज्यादा जरूरी है कि आप बोर्ड में लिख कर कैसे आते, क्योंकि नंबर तो ओवरऑल उसी पे आपको मिलना है। ठीक है, तो यहां पर कोई पूछता है एक्सियल लाइन क्या है, तो बोलेंगे कि 2 चार्ज को मिलाने वाली रेखा को कौन सा लाइन बोलेंगे, एक्सियल लाइन। तो इसमें बोला जाएगा
द लाइन ज्वाइनिंग between two charges, the line joining between two charges is called, कौन सा लाइन? एक्सियल लाइन, ठीक है ना। लाइन ज्वाइनिंग जो दो चार्जेस के बीच में होता है उसे क्या बोलते हैं? उस लाइन को एक्सियल लाइन। अब सवाल है, हमारे पास दो चार्ज है, ध्यान से देखिएगा बहुत आसानी से। दो चार्ज, एक क्यू है और ये भी क्यू है, एक प्लस और एक माइनस है, ए है और ये बी है। बीच का सेंटर क्या माने हैं? ओ। और इसकी दूरी कितनी होगी? तो आपको पता है ना, आधी दूरी को ए बोलेंगे और आधी दूरी को ए, तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? 2a। सिंपल बात है, ठीक। अब ये लाइन है, तो इस लाइन के, इतना बड़ा लाइन, लाइन तो अनंत होता है, तो किस बिंदु पर? तो बिंदु चुनना पड़ेगा ना जहां पे हमको वैल्यू निकालना है, तो उसके हमको पी बिंदु पर, कौन से बिंदु पर? पी बिंदु पर क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है, जो कि कितना दूरी पर है? x दूरी पर है, ठीक। तो अब बताइए, इस पर एगो टेस्ट चार्ज रखते हैं प्लस क्यू, तो माइनस वाला इसको अपनी ओर खींचेगा, कितना से? तो ई ए से, ए मतलब इधर की ओर। तो आप बताइए, ए के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? तो बोल सकते हैं ई ए बराबर के। आपको पता है ना, किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के, उसका चार्ज, तो चार्ज क्यू, माइनस है तो मोड लगा देंगे, अब बट्टा बीच की दूरी, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी, तो ये एक्स है और ये ए है, यही ना फॉर्मूला होता है, तो एक्स प्लस ए। देखिए बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा कितना होता है? तो बोलिएगा के इंटू क्यू बट्टे आर स्क्वायर, तो क्यू के जगह माइनस क्यू है, मोड लगा देंगे दूरी, तो ए, अब में एक्स जोड़ेंगे तो एक्स प्लस ए नहीं हो जाएगा, तो ये हमारा किसका मान निकल गया? ई ए का मान निकल गया। तो ई ए बराबर कितना बोलेंगे? के क्यू बट्टा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट ड्यू टू, किसके कारण? ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक। अब देखो, अब निकालेंगे प्लस के द्वारा, तो आप बताइए प्लस वाला इसको धक्का देगा, कितना से देगा? ईबी से देगा, तो क्या बोलेंगे? ईबी को क्या बोलेंगे? ईबी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑन कौन सा पॉइंट? पी पॉइंट, ठीक है। तो आप बताओ, तो यहां से ई बी बराबर क्या होगा? तो ई बी बराबर के चार्ज क्यू अब बट्टा बीच की दूरी, तो टोटल दूरी एक्स है, ये दूरी ये है, तो एक्स में से ए घटाएंगे तब ना ये दूरी आएगा। उस चार्ज से लेकर उस बिंदु तक का दूरी चाहिए हमको, उसी को बोलते हैं आर। तो बताइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, बस। अब एक बात बताओ, यह बड़ा है और यह छोटा है और एक दूसरे के विपरीत है, ई ए एंड ई बी अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत है, तो घट जाएगा। अपोजिट रहने पर क्या होता है बुआ? घटता है। तो बताइए ई बराबर क्या होगा? ई नेट बराबर, तो बोलेंगे ई बी माइनस ई ए, बी में से ए क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए, तो ई नेट बराबर कितना होगा बच्चों? तो ई बी बराबर कितना निकाले? के क्यू, अच्छा, और ई ए बराबर वहां पे लिखा हुआ है के क्यू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। बताइए, इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, के कॉमन लेंगे, क्यू कॉमन लेंगे, नीचे क्या बच जाएगा? 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस सिंपल है, कुछ नहीं है भाई, एकदम सिंपल है। बस यहाँ से कहानी खत्म, यहाँ से मैथ चालू हो रहा है, ठीक है। क्या हुआ सुनिएगा, पहले के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बटे आर स्क्वायर, बट यहाँ आर की वैल्यू थोड़ा ऐसा है, ठीक। दूसरे के द्वारा के क्यू बटे आर स्क्वायर, दोनों को घटा दें क्योंकि दोनों अपोजिट है, तो घटा दिए, बस इतना ही तो है। पहले के द्वारा दूसरे के द्वारा दोनों को घटा देना है क्योंकि दोनों अपोजिट है। तो आप बताइए, के क्यू बट्टा पर का जोर बोलिए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, बस इसको तोड़ दीजिए। तो प्यारे बच्चों, के
क्यू, और इसको तोड़ेंगे तो लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले से होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिए। ए प्लस बी और ए माइनस बी की जगह पर ये लिखे, और दोनों पर स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर कॉमन दे दिए यहाँ पर, ठीक है। अब बताइए इसका कितना होगा, तो इसका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका कितना होगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब बट्टा पर का जोड़ कीजिए, के क्यू बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा तो इस तीनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2x, और बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। तो बताइए प्यारे बच्चों ई नेट का मान कितना हो जाएगा, तो के क्यू, आप बीच में दो अदू लिख सकते हैं 2a गुने 2x, 2a और गुने 2x मतलब बराबर हो जाएगा ना, 4x 2a में जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2x 4x नहीं हो जाएगा, बट यहाँ पर 2ax में 2x जोड़ेंगे तो 4ax हो जाएगा, 4x को लिख सकते हैं 2a गुने 2x, ठीक है। अब बताइए नीचे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब क्यू गुने 2a को p बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, के पी गुने 2x, हो गया प्रूफ, बस 5 नंबर आ गया आपका। तो बस इसी इतना ही करना था, कुछ नहीं करना है भाई, एकदम सिंपल है, ध्यान से देखो। पहले चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू, अब बीच की दूरी इसमें ही जोड़ दिए क्योंकि चार्ज से लेकर पॉइंट तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। दूसरे चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट दिशा है तो घटा दिए, घटाने के बाद यहाँ पर जो कॉमन लेना था ले लिए, बट्टा पर का जोड़ किए, जोड़ करने के बाद ये कटने के बाद हमारा आंसर इतना आ गया। बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो खैर प्यारे बच्चों इसको लिख लीजिए, और इसके नीचे लेट बी कंसीडर मैं लिखवा देता हूँ। जिसको नहीं लिखना लिखा है नोट्स नीचे में ऑलरेडी मौजूद है, नीचे मतलब यूट्यूब वाले के लिए नहीं है, यूट्यूब वाले बच्चे वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन से, वहाँ जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट जो एप्लीकेशन में, क्योंकि मैं यूट्यूब पे कैसे डालूँ भाई, ठीक है, इसीलिए लिखा चाहिए तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही लिखवाए है, लेट बी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of distance 2a, we have to find electric field at p point which is at x distance from mid point। बस इतना बात है। तो चलिए आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल का पूरा लेक्चर खत्म किया। आप कहिएगा इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल नहीं आता इसमें, इसीलिए उसकी चिंता मत कीजिए। क्रैश कोर्स का मतलब वो मेन बात को आप जानिए और पूरा कंप्लीट जाके एग्जाम में गर्दा उड़ाइए, ठीक है। तो प्लीज ये लेक्चर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, कॉन्सेप्ट है, 2 बार इसको प्लीज देखिए। आप इस लेक्चर को भगा के ही देखिए, पर 2 बार देखिए और शांत से बैठ के देखने के बाद इसको याद कीजिए, लेक्चर क्रिस्टल और क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस का नियम, बहुत ही ज्यादा भाई साहब वीवीआई टॉपिक है, ठीक है ना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर सभी लोग, ख्याल रखिए अपना।